हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी की वजह से हम लोगों को अपने शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी जो चाहिए होती है, ऊर्जा जो चाहिए होती है अपने शरीर को चलाने के लिए, वो एनर्जी भी यहीं से जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है उसके द्वारा होता है। और साथ ही साथ अगर देखें तो हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन है यानी कि जो पोषण मिलता है वो हमें कैसे मिल रहा है, फूड के डाइजेशन के द्वारा। यानी कि जो कुछ भी हम भोज्य पदार्थ खा रहे हैं वो जब तक पचेगा नहीं तब तक हम लोगों को न्यूट्रिएंट नहीं मिलने वाले हैं, यानी कि पोषक तत्व तो नहीं मिलने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारी ही बॉडी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें बेटा तो इसका जो स्प्रेडिंग होती है यानी कि ये कहां से कहां तक उपस्थित होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है माउथ से, जिसको कि हम लोग ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं, यानी कि मुख गुहा कहा जाता है। और इसका एंड होता है हमारे एनस से, यानी कि इसको कहा जाता है गुदा द्वार या मल द्वार, जहां से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से क्या होता है बेटा, एलिमिनेट होता है, यानी कि बहिष्कृत होता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करें कि जो हमारा फूड है, फूड का जो हमारा डाइजेशन है, यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो एक तो हो गया माउथ हो गया, सेकेंड नंबर पर आता है हमारी ग्रसिका या ग्रास नली। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको ग्रास नली भी कहा जाता है, यानी कि ईसोफेगस इसी को कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद होता है हमारा आमाशय यानी कि स्टमक होता है। स्टमक के बाद यहीं पर जो पार्टिसिपेट करता है कौन सा पार्ट हमारा, करता है लिवर, यानी कि जो हमारा यकृत है। ठीक है, कौन, यकृत, यानी कि लिवर भी इसी में आएगा। और लिवर के बाद यहीं पर आपका कौन सा पार्ट है, ये जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय कहा जाता है, यानी कि ये हमारा पैंक्रियाज का पोर्शन है। और पैंक्रियाज के अलावा यहीं पर गॉल ब्लैडर, हमारी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि छोटी और बड़ी आंत, ये सभी उपस्थित होती हैं, जो कि मिला करके हमारे पूरे आहार नाल यानी कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिजाइन करती है। ठीक है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टार्टिंग है ये होती है कहां से, माउथ से, और एनस तक होता है। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग देखें बेटा तो जो फूड का हमारा डाइजेशन है यानी कि जो भोजन का पाचन है वो कितने चरणों में होता है, तो ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 5 चरणों में ये पूरा होता है। ठीक है, कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं, पहला आपका कहलाता है इंजीशन यानी कि अंतःग्रहण। देखो, इंजीशन यानी कि अंतःग्रहण का मतलब क्या है कि जब तक हम कोई फूड आइटम खाएंगे नहीं तब तक वो हमारी बॉडी में नहीं पहुंचना। ऐसा तो है नहीं कि हमने अपने, हमारा जो स्टमक है इसमें कोई कैबिनेट है, कोई डोर है, कोई दरवाजा लगा है, ढक्कन खोला, हमने दरवाजा खोला, खाने को अंदर रख लिया और बंद कर लिया। ऐसा तो होता नहीं है। कैसे होता है, हम जो कुछ भी खाएंगे उसको हम क्या करेंगे, खाएंगे, कोई भी फूड आइटम होगा उसको खाएंगे, यानी कि उसका इंजीशन होगा, यानी कि अंतःग्रहण होगा। ठीक है, इंजीशन के बाद फिर क्या होगा बेटा, इसका डाइजेशन होगा, यानी कि पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और डाइजेशन में कई सारे डाइजेस्टिव जूसेस काम करेंगे, यानी कि हमारे पाचक रस काम करेंगे। ठीक है, डाइजेशन स्टेप होगा सेकंड। फिर उसके बाद क्या होगा, जो हमारे भोजन के यानी कि हमारे फूड के जो हमारे कंपोनेंट है, घटक है, ठीक है, हमने तो खाया रोटी, हमने खाया चावल, हमने खाया दाल, हमने खाया नॉनवेज, कोई भी फूड आइटम खाया, तो वो सिंप्लीफाई होगा, यानी कि उससे सिंपल कंपोनेंट जो कि डाइजेस्टिव जूसेस करेंगे और फिर उन घटकों का, भोज्य पदार्थों का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा हमारी बॉडी में, यानी कि वो अवशोषण होकर के, एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंचेंगे। ब्लड से फिर ये पूरी बॉडी में हर एक सेल्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका क्या होगा बेटा, एसिमुलेशन यानी कि स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण वो प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं बेटा, ये जो भोज्य पदार्थ हैं, जो रॉ मटेरियल है, उनको यूज करके या उनको ले करके क्या करेंगी, उनको उनको यूज करके अपना निर्माण करती है, यानी कि खुद का डेवलपमेंट करती है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा उसका होता है एलिमिनेशन यानी कि बहिष्करण। तो इन 5 स्टेप से होकर के हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है प्रॉपर। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखें बेटा तो यहां पर क्या होता है
कि ये तो 5 स्टेप्स में होकर के हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो गया, यानी कि पचता है, ठीक है। लेकिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरीके के एक्शंस होते हैं, दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक तो कहलाती है हमारी यांत्रिक क्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है? यांत्रिक क्रिया, ठीक है, यानी कि मैकेनिकल एक्शन। और मैकेनिकल एक्शन कहां कहां होता है? ये बेटा हमारी बॉडी में दो जगह पर होता है, एक तो माउथ यानी कि मुख में, और दूसरा होता है हमारे स्टमक में यानी कि आमाशय में, ठीक है। कैसे होता है मैकेनिकल एक्शन? भाई हम कुछ भी खाएंगे तो उसको हम चबाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने खाया और सीधे निगल लिया, ठीक है। मान लीजिए कि हमने बर्गर लिया हुआ है या पिज्जा है या इनके अलावा हम चपातीज खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? बाइट करते हैं, चबाते हैं, खाते हैं, ठीक है, मैस्टिकेट करते हैं। तो मैस्टिकेट करना यानी कि चबाना कौन सा प्रोसेस हो गया? मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक प्रोसेस हो गया, यानी कि यांत्रिक क्रिया हो गई। और दूसरा होता है कौन सा? दूसरा होता है हमारा केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या? रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। कौन सी प्रक्रिया होती है? तो हमारी रासायनिक प्रक्रिया होती है। और रासायनिक प्रक्रिया के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रसों में होते हैं। तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जो हमारा आहार नाल है, इस आहार नाल में बेटा क्या होगा? मैकेनिकल और केमिकल रिएक्शंस। मैकेनिकल एक्शन माउथ और स्टमक में होगा और केमिकल एक्शंस कहां होंगे? हमारे डाइजेस्टिव जूसेस करेंगे जिनमें कि एंजाइम्स होते हैं। अब एंजाइम्स की बात करें, ठीक है, क्या करते हैं? एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो क्वेश्चन आपका रहता है कि एंजाइम्स आर या एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्रोटीन की बनी होती हैं लेकिन वो एंजाइम नहीं है। जैसे कि कुछ हमारे पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, और ये पेप्टाइड हॉर्मोन्स जो हैं ये बॉडी के डेवलपमेंट में मदद करते हैं, और ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो एंजाइम होंगे ये पूरी तरीके से किसके बने होंगे? तो प्रोटीन्स होंगे। तो आंसर आप क्या लगा करके आएंगे? प्रोटीन्स, ठीक है, क्लियर। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम क्या होते हैं बेटा? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम लोग देखें तो फूड का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहां से होता है, यानी कि क्वेश्चन यहां पर आपका क्या बनता है बेटा? द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम, भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर यहां पर आपका होगा माउथ से, यानी कि मुख गुहा से आपका फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? जब भी कभी आप रोटी को ज्यादा देर तक चबाते हो या ब्रेड को ज्यादा देर तक चबाते हो तो थोड़ी देर के बाद वो मीठी लगना शुरू हो जाती है, ठीक है, मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे फूड में जो स्टार्च है, मंड है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो ये मंड होता है, ये मंड क्या होगा? ये सिंप्लीफाई होगा, और इसको सिंप्लीफाई करता है हमारे जो सलाइवा होता है, लार होता है, इसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये उसको सिंप्लीफाई करता है और शुगर में बदला स्टार्च किसमें बदलता है? शुगर में, और हमें मीठा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो फूड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से, क्लियर। तो यहां पर फूड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? हमेशा माउथ से स्टार्ट होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? माउथ होगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम लोग देखें तो जो माउथ होता है हमारा, यानी कि जो हमारा मुख है, मुख गुहा में अगर देखा जाए तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट है बेटा? सबसे पहली चीज तो एक तो हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दांत प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा क्या प्रेजेंट होता है? दूसरी हमारी टंग प्रेजेंट होती है, यानी कि जीभ प्रेजेंट होती है, ठीक है। टीथ की अगर हम लोग बात करें तो टीथ हमारा किन चीजों से मिलकर के बना होता है? तो मेजर कंपोनेंट बेटा क्या होता है? एक तो कैल्शियम मेजर कंपोनेंट होता है हमारे टीथ का, और यही हमारी बोन्स का यानी कि हड्डियों का भी मुख्य घटक होता है, जिससे कि हमारे हड्डियां भी बनी होती हैं, ठीक है। तो कैल्शियम और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें मैग्नीशियम आयन, फास्फोरस आयन ये भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है हमारे टीथ का वो किसका बना होता है? कैल्शियम का। अब साथ ही साथ जो हमारा ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी है, इसमें टंग भी प्रेजेंट होती है, साथ ही साथ हमारे टाउंसल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
और यहां पर अगर हम लोग देखें तो जो पैलेट का पोर्शन है, पैलेट जिसको कि हम लोग कहते हैं तालू, जो कि ऊपरी जबड़े का अंदर का भाग है, तो ये पैलेट भी प्रेजेंट होता है इसी में। और यहां पर जो हमारा माउथ है, ये माउथ का मेन काम है फूड को मैस्टिकेट करना, और चबाने के लिए दांतों की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, अब दांत की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो जो हमारे टीथ होते हैं यानी कि दांत होते हैं, दांत हम लोगों में कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं, तो 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं हमारे इंसीजर, इंसीजर जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिनको कि कहा जाता है बेटा, क्या आपका कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं हम लोग इनको कृंतक। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहते हैं हम लोग कृंतक कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड आपके कौन से हैं, कैनाइन, कैनाइन को क्या कहा जाता है बेटा, रदनक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, थर्ड आपके कौन से हैं, आपके प्रीमोलर यानी कि अग्र चमर्णक इनको कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, अग्र चमर्णक इनको कहते हैं। और फोर्थ आपके कौन से होते हैं, मोलर्स, मोलर्स को कहा जाता है क्या, चवर्णक कहा जाता है। ठीक है, तो ह्यूमंस में यानी कि हम लोगों में कितने प्रकार के दांत हैं, तो 4 तरीके के दांत हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, यानी कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखें तो ये सभी जो हमारे क्या है, इन सभी की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अलग अलग तरीके के दांत है, इसीलिए ह्यूमंस को क्या कहा जाता है, हेट्रोडोंट एनिमल, यानी कि विविध दंती जीव की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट। ठीक है, हेट्रोडोंट एनिमल यानी कि विविध दंती, क्योंकि अलग अलग प्रकार के दांत हम लोगों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, विविध दंती जीव की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो हम लोगों में दांत क्या होते हैं बेटा, 2 बार निकलते हैं, और 2 बार निकलने के कारण ही हम लोग इनको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं डाइफायोडोंट, यानी कि द्विबार दंती। क्यों कहा जाता है बेटा, पहले हम लोगों के कौन से दांत निकलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अस्थाई दांत। ठीक है, अस्थाई दांत यानी कि हमारे टेम्परेरी टीथ निकलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होते हैं, स्थायी दांत, यानी कि हमारे परमानेंट टीथ निकलते हैं, स्थायी दांत निकलते हैं। तो अस्थायी दांत और फिर स्थायी दांत, और 2 बार दांत निकलने की वजह से हम लोगों को क्या कहा जाता है, एक बार निकले गिर गए और फिर निकले, तो इसलिए कहा जाता है द्विबार दंती यानी कि डाइफायोडोंट। ठीक है, क्या कहा जाता है, द्विबार दंती यानी कि डाइफायोडोंट इनको कहा जाता है। ठीक है, हम सभी लोगों को क्लियर है इतनी बात। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो जो हमारे टीथ है यानी कि दांत होते हैं, हम लोगों का एक डेंटल फॉर्मूला यानी कि दंत सूत्र भी होता है, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब यहां पर हम लोग डेंटल फॉर्मूले की बात करें यानी कि दंत सूत्र की बात करें, तो जो हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है बेटा, उसकी बात करें तो यहां पर क्या है, एक वयस्क मनुष्य का जो डेंटल फॉर्मूला यानी कि दंत सूत्र होता है, वो आपका कहा जाता है 2123 बाई 2123 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा 2/2 और इक्वल क्या हो गया आपका 32, जो कि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या है। जब भी कभी आप लोग हंसते हैं तो क्या कह दिया जाता है, दादा जब आप लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं तो आपके दांत दिखते हैं, तो कह दिया जाता है ज्यादा दांत ना चियारो या बत्तीसी ना दिखाओ, ये कहा जाता है। बत्तीसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि दांतों की संख्या एक वयस्क मनुष्य में कितनी है, 32, यानी कि 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये ऊपरी या निचले जबड़े का क्या है, आधा भाग होता है, यानी कि हाफ पार्ट है मिडिल से एक तरफ का। ठीक है, और इसीलिए इसमें क्या किया गया, इन सभी को जोड़ करके मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दें, या सभी को जोड़ करके इनको सिर्फ 2 1 2 3 को जोड़ करके मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दें, तो आ जाएगा 32, जो कि एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या होती है। ठीक है बेटा, अब यहीं पर देखें तो क्वेश्चन पूछा जाता है द नंबर ऑफ मिल्क टीथ, यानी कि जो दूध के दांत हैं जो आप लोगों के गिरे हैं। ठीक है, दूध के दांतों की संख्या क्या होती है, जब भी दांत गिर जाते हैं, आपके कितने दांत गिरे हैं आप लोगों को अगर याद हो तो, ज्यादा से ज्यादा 2-3 के बारे में याद होगा, 4 के बारे में याद होगा, जिनको कह दिया जाता है कि या तो गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दो, या तो कहीं पर चूहे के छेद में डाल दो, या कुएं में डाला हो जा करके।
यही कहा जाता है। ठीक है, तो जो टेम्परेरी टीथ है, अस्थायी दांत या इनको दूध के दांत कहा जाता है, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा? तो बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला है वो होता है 2102 अपॉन 2102 मल्टीप्लाइड बाई 2/2, यानी कि आपका कितना हो गया? 20 टीथ। ठीक है, तो बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है? 2102, और एडल्ट्स में क्या होता है? 2123, वयस्कों में 2123 होता है। तो अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांतों की संख्या कितनी है, तो 20 होती है। ठीक है, क्लियर। और वयस्क मनुष्य में तो 32 दांत होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका कि व्हिच टाइप ऑफ टीथ आर एब्सेंट इन किड्स, बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? तो कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? ये हो गए इंसीजर, ये हो गए कैनाइन, ये हो गए प्रीमोलर, और फिर हो गया मोलर यानी कि चवर्णक। तो यहां पर कौन सी संख्या 0 है? तो प्रीमोलर। तो बच्चों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं? तो प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन किड्स, यानी कि बच्चों में जो प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक है वो क्या होंगे? वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और प्रीमोलर्स का काम क्या होता है? फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ना। देखिए, जो इंसीजर है, कृंतक है, इंसीजर का काम क्या होता है? फूड को कट करना। ठीक है, आप जो कुछ भी खाते हो इंसीजर ही काम आते हैं, सबसे पहले इंसीजर ही निकलते हैं। ठीक है, जब आप लोग कहते हो कि अरे ये तो खरगोश बन गया, यही तो कहते हो किसी छोटे बच्चे को देखते हो जब उसके दांत निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंसीजर ही निकलते हैं, और इंसीजर फ्रंट के टीथ है। सेकंड आपके क्या है? कैनाइन। कैनाइन जो कि नुकीले दांत होते हैं। जितने भी कार्निवोरस मांस भक्षी जीवों को आप देखिए तो उनमें कैनाइन्स क्या होते हैं? ज्यादा लंबे निकले होते हैं, और इनका काम होता है फूड को टीयर करना यानी कि फाड़ना। ठीक है, फिर है प्रीमोलर्स, और प्रीमोलर्स का काम होता है फूड को स्मॉल पीसेस में तोड़ देना। और फिर है मोलर्स, मोलर्स का काम होता है पूरी तरीके से फूड को मैस्टिकेट कर देना यानी कि पीस देना। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा क्या है? एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है। अब डेंटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यानी कि दांत की संरचना की अगर बात की जाए, तो डेंटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी कभी दांत टूटता है तो खून निकलता है, तो आखिर दांत भी हमारे कुछ सेल्स से मिलकर के बना होगा, और इन सेल्स को न्यूट्रिएंट और ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लड वेसल्स इससे जुड़ी होती हैं। और जो इनर पोर्शन होता है दांतों का, यहां पर आपकी नर्व भी जुड़ी होती हैं, तंत्रिकाएं भी जुड़ी होती हैं, और साथ ही साथ ब्लड सेल्स भी, यहां पर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपके दांत है, दांतों में क्या क्या होता है? देखो बेटा, सबसे पहली चीज, दांतों में एक आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, और ये कवरिंग जो है, इट इज द हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इनेमल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? इनेमल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रहता है Which of the following is the hardest component of the body? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो आंसर क्या होगा? इनेमल होगा, जो कि दांतों के ऊपर कवरिंग होती है। और इसी की वजह से अगर आप देखिए तो जब भी कभी आप खाना खाते हो तो कंकड़ पत्थर आया होगा, तो वो क्या होता है? पिस जाता है। क्या वो पिसता है या वहीं गड़ जाता है, दांत बाहर आ जाता है? ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता, वो पिस जाता है। ठीक है, आप लोग शुगर केन कंज्यूम करते हो, गन्ना, तो खुद से छीलते हो या अगल बगल पे असिस्टेंट रखते हो कि गन्ना खाया और फिर जब छीलने की बारी आई बगल की तरफ घुमा दिया, उसने छील दिया फिर खा लिया? ऐसा तो होता नहीं है, खुद से छील के खाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखें तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो बोन मैरो खाने के लिए हड्डी तक को चटका डालते हैं, लेकिन दांतों को कभी कुछ नहीं होता। किसके कारण? इसी इनेमल के कारण। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, और ये दांतों के ऊपर उपस्थित होता है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद यहीं पर दांतों को जोड़ने का, गम्स से यानी कि मसूड़ों से अच्छी तरीके से जोड़ने का काम, जो यहां पर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को कहते हैं सीमेंटम। ठीक है, देखो, जैसे कि अगर हम लोग बात करें बेटा कि अगर हमें कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है यानी कि कुछ जोड़ना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग कराते हैं, बिल्डिंग कराते हैं, तो वहां पर सीमेंट का यूज करते हैं, और सीमेंट का काम क्या है? ईंटों को जोड़ना। तो वैसे ही सीमेंटम का काम क्या है? जोड़ने का। ठीक है, क्लियर। और यहां पर दांतों में आपका क्या होता है कि कैल्शियम और फास्फोरस मेन कंपोनेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। और जब भी कभी किसी को पायरिया हो जाता है या कोई इंफेक्शन हो गया, गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, तो ये सीमेंटम जो है ये अच्छी तरीके से दांतों से जुड़ता नहीं है, तो दांत हिलने शुरू और फिर गिर जाते हैं।
ठीक है, क्लियर। तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो ये हमारे दांत का स्ट्रक्चर होता है। जो मिडिल पोर्शन होता है इसको पल्प कहा जाता है, और इसी पल्प में हमारी क्या होती है, नर्व्स जुड़ी होती है, जो लोगों को दांतों से संबंधित सेंसेशन होता है। ठंडे या गर्म कॉफी पिया, चाय पिया तो उनको दांतों में लग रहा है, ठंडा पानी पी लिया तो दांतों में लग रहा है, तो सेंसेशन इन्हीं नर्व के थ्रू ब्रेन तक ले जाया जाता है, जो कि पल्प के पोर्शन पर होती है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखिए तो इसमें आपका जो ब्लड सेल्स होती है, दांत कभी गिर जाता है चोट की वजह से, गिरने की वजह से, तो यहीं से जो ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, तो इनके कारण क्या होता है बेटा, इन्हीं के कारण से आपका जो दांत है, दांतों से खून निकलता है, मसूड़ों से खून निकलता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं किसकी, हमारी टंग की। टंग के केस में क्या होता है, यानी कि जो जिह्वा है, यानी कि जीभ होती है, ऐसे तो अगर देखा जाए तो ये 2.5 से 3 इंच तक इसकी लंबाई होती है। कुछ लोगों की 2-4 हाथ लंबी भी होती है, जो कि युद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग टंग की बात करें बेटा, तो जो हमारी जीभ होती है, जीभ में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रस कलिकाएं, जिनसे हमें डिफरेंट टेस्ट के बारे में, यानी कि विभिन्न स्वाद के बारे में पता चलता है। ठीक है, और यही टेस्ट बड्स टेस्ट को क्या करती हैं, हमारे ब्रेन तक लेकर के जाती हैं, तब हमें पता चलता है कि कोई चीज मीठी है या खट्टी है या कड़वी है, ये सब तभी हमें पता चलता है। ठीक है, तो जीभ में क्या है बेटा, टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये जो टेस्ट बड्स होती हैं, इनमें भी देखा जाए तो कई प्रकार, कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग बात करें फंजीफॉर्म पैपिला की, तो जो फंजीफॉर्म पैपिलास होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भी टंग में ही बीच बीच में, जैसे कभी आपने जीभ को आपने देखा हो, ठीक है, तो उसमें कुछ दानेदार संरचना होती है, वो यही टेस्ट बड्स ही होती हैं। ठीक है, इनमें फंजीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला भी प्रेजेंट होते हैं, फोलेट पैपिला भी होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखें तो सर्कमवैलेट पैपिला भी होते हैं, यानी कि 4 प्रकार के पैपिला प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं पैपिला को हम लोग कहते हैं रसांकुर, यानी कि टेस्ट बड्स कहते हैं। ठीक है, और इनमें भी अगर हम लोग ऑब्जर्व करें बेटा, तो जो टेस्ट बड्स होती हैं, इनमें टेस्ट हेयर्स होते हैं, जो कि सिग्नल्स को, यानी कि टेस्ट को क्या करते हैं, टेस्ट पोर तक पहुंचाते हैं, और टेस्ट पोर से जो सेल्स हैं, ये आपके क्या होती हैं, जो आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके ब्रेन पर पहुंचती हैं। इनमें अगर देखा जाए बेटा, तो जो आपके फंजीफॉर्म पैपिला होते हैं, ये किसी भी टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स शोज नो टेस्ट या डज नॉट पार्टिसिपेट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ टेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रस कलिकाएं आपके स्वाद के लिए जिम्मेदार नहीं है, या स्वाद का पता लगाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा बेटा, फंजीफॉर्म पैपिला। ठीक है, जबकि जो फिलीफॉर्म पैपिला है, फोलेट पैपिला है और सर्कमवैलेट पैपिला है, यानी कि ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं, ये सभी टेस्ट बर्ड्स आपके टेस्ट के रिकॉग्निशन के लिए, यानी कि स्वाद के पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका रहता है कि जीभ के किस भाग से हमें कैसा स्वाद पता चलता है। तो बेटा देखिए, यहां पर जो जीभ का हमारा बैक पोर्शन होता है, यानी कि जो हमारी जीभ का पिछला भाग है, इस भाग से हमें तीखा स्वाद, यानी कि जो कड़वा स्वाद होता है, वो हमें पता चलता है। कहां से, हमें टंग के बैक साइड से। ठीक है, वही जो खट्टा स्वाद होता है, ये पीछे से बगल में दोनों साइड से हमें कैसा पता चलता है, शोर टेस्ट, यानी कि खट्टा स्वाद पता चलता है। ठीक है, खट्टा स्वाद पता चलता है। इसके बाद हम लोग बात करें बेटा स्वीट टेस्ट, यानी कि मीठा स्वाद की, तो मीठा स्वाद जो है बेटा, ये हमें फ्रंट पोर्शन से पता चलता है। स्वीट टेस्ट यानी कि हमें मीठा स्वाद आगे से, जीभ के अग्रभाग से पता चलता है। और सॉल्टी टेस्ट जो आपका अग्र से, यानी कि फ्रंट से लेकर के साइड तक का इतना जो पोर्शन है, यहां से आपको सॉल्टी टेस्ट पता चलता है, यानी कि आपको नमकीन स्वाद पता चलता है। और यही आपके 4 स्वाद होते हैं। अगर आप लोग ये कहें कि सर इनके अलावा और भी होता है चटपटा, तो चटपटा स्वाद इन सब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन सब का क्या है, कॉम्बिनेशन है, इन सब का सामूहिक रूप से मिश्रण है। ठीक है, क्लियर।
अब यहां पर हम लोग देखें बेटा, तो जैसे कभी आप लोग जल्दबाजी में, क्या होता है कि जल्दबाजी में कॉफी पीते हो, सूप पीते हो, तो क्या होता है आपकी जीभ जल जाती है, तो एक दो दिन के लिए मीठा लगना बंद हो जाता है, फिर उसके बाद मीठा लगना शुरू होता है, क्योंकि मीठा स्वाद आपको जीभ के अग्रभाग से पता चल रहा है, फ्रंट पोर्शन से पता चल रहा है, और इसी फ्रंट पोर्शन पे स्वीट टेस्ट बड्स है, और ये टेस्ट बड्स जल जाती हैं, बर्न हो जाती हैं, और जैसे ही इनकी रिकवरी होती है वैसे ही हमें मीठा लगना शुरू हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें, तो यही हमारे ओरल कैविटी में क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, सलाइवा, यानी कि सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखें तो जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यानी कि लार ग्रंथियां होती हैं, इनका काम क्या होता है, सलाइवा का प्रोडक्शन करना। ह्यूमंस की बकल कैविटी में, यानी कि हम लोगों के मुख गुहा में 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं, तो 3 पेयर, यानी कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी, 2 होती हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, कितनी, 2 होती हैं, और ये कहां प्रेजेंट होती है, जीभ के नीचे, ये इनकी पोजीशन है, एक राइट साइड होगी और एक लेफ्ट साइड होगी। 2 होती है हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और ये कहां पर प्रेजेंट होती हैं, ये इन्हीं सबलिंगुअल ग्लैंड के पीछे, यानी कि गले के निचले पोर्शन में, इस जगह पर। ठीक है, हमारी कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती हैं। ठीक है, कितनी, तो 2। ठीक है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और वहीं 2 होती हैं हमारी कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड, ये अपर जॉ जो है, ऊपरी जबड़ा, इसमें जो हमारा तालू का पोर्शन है, इसके बैक साइड में और कान के पास में, यहां पर इनकी पोजीशन होती है पैरोटिड ग्लैंड की। तो हम लोगों में कितनी लार ग्रंथियां होती है, तो 3 पेयर। इन 24 आवर्स, 24 घंटे में, ये जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ये 1.5 लीटर सलाइवा रिलीज करती हैं, यानी कि 24 घंटे में एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में कितना लार स्रावित होता है, तो आपका 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। ठीक है, ये हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, हम लोग क्योंकि इसको हमेशा निगलते रहते हैं, इनगल्फ करते रहते हैं। अगर पता करना है तो बेड पे लेट जाइएगा और नीचे एक बाउल रख लीजिएगा, लेकिन खोपड़ी बाहर और जीभ बाहर, और टपकाते रहिएगा, फिर लीटर से चेक कर लिया। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर देखें, तो यहां पर क्या है कि 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। अब सलाइवा में बेटा होता क्या है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं टाइलिन एंजाइम। ठीक है, क्या, कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, कि ये जो हमारे फूड में क्या प्रेजेंट होता है, जो शुगर है किस फॉर्म में रहती है, तो स्टार्च के रूप में होती है, यानी कि ये किस रूप में होती है बेटा, मंड के रूप में होती है, और ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है टाइलिन एंजाइम, शुगर, यानी कि शर्करा में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया, जो कि बताया था शुरुआत में कि भोजन का पाचन कहां शुरू होता है, तो माउथ से। ठीक है, क्लियर? अब शुगर के बाद यहां पर स्टार्च से जैसे शुगर में कन्वर्ट हुआ, मीठा होगा, और हमें टेस्ट बड जीभ में जो प्रेजेंट है वो हमें बता देंगे कि हाँ रोटी अब मीठी लग रही है। ठीक है, क्लियर? साथ ही साथ यहां पर सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम, ये जो है बैक्टीरिया को किल और साथ ही साथ फैट के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक, अब यहीं पर जब भी हम लोग कुछ खाते हैं, तो खाना खाते समय कहा जाता है कि हर एक निवाले को, यानी कि हर एक कौर को एटलीस्ट 32 बार हमें क्या करना चाहिए, चबाना चाहिए। 32 बार हम लोग चबाते हैं, लेकिन कहा तो जाता है कि 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन क्या 32 बार चबाते हैं, कि एक कौर को 32 बार चबाए जा रहे हैं? होता क्या है कि मुंह में रखा, और फिर डिपेंड करता है वो फूड आइटम पर, और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 बार चबाया, और फिर निगल लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम तो अपना काम करेगा ही। 32 बार में तो कई लोगों का पूरा खाना निपट जाता है। ठीक है, तो यहां पर अच्छे से डाइजेस्ट होने के लिए कितना हमें करना चाहिए, 32 बार हमें चबाना चाहिए। आप 2 रोटी खूब चबा करके खाइए और 4 रोटी कम चबा करके खाइए, तो क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे, वो इक्वल होंगे, क्योंकि कम चबाया है, कम मैस्टिकेट हुआ है, कम एंजाइम्स काम करेंगे, तो कंपोनेंट कम निकलेंगे, और कम कंपोनेंट निकलेंगे तो क्या होगा, तो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो ओरल कैविटी का, मुख गुहा का जो हमारा चबा हुआ भोजन होता है, यानी कि जो मैस्टिकेटेड फूड होता है, इसकी अगर हम लोग बात करें, तो जो मैस्टिकेटेड फूड है उसको कहा जाता है बेटा बोलस।
ठीक है। द मैस्टिकेटेड फूड ऑफ ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा का चबा हुआ भोजन क्या कहलाता है बेटा? बोलस कहलाता है। ठीक है।